हेलो स्टूडेंट्स, आई वंस अगेन वेलकम यू ऑल ऑन लॉ वीडास यूट्यूब चैनल। और आज के इस सेशन में हम एआईबी एग्जाम के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे विच आर रिलेटेड टू टॉर्ट लॉ, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एज वेल एज मोटर व्हीकल्स एक्ट। ठीक है, इनके प्रीवियस या क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको ये इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि हमने एआईबी के वेरियस सब्जेक्ट्स के प्रीवियस या क्वेश्चंस पीवाईक्यूज के कंप्लीट पीडीएफ फाइल्स जो है वो प्रिपेयर की हैं। दैट टू सब्जेक्ट वाइज प्रिपेयर्ड है एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में, ताकि जो आपकी प्रिपरेशन है वो बहुत ही इजीली कंडक्ट हो सके। और साथ ही साथ इसकी जो करेक्ट आंसर की है वो भी हमने प्रिपेयर की है डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स में। तो अगर आप इस पूरे सेट को एआईबी के पीवाईक्यूज के सेट को खरीदना चाहते हैं, परचेज करना चाहते हैं, तो आप हमसे इंस्टाग्राम एज वेल एज ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जिसकी डिटेल्स जो है कॉन्टैक्ट हैंडल्स आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दी जाएंगी। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं आज के सेशन को, और हम देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन विच वी हैव इज, वो बोलता है कि मिस्टर जे, इट इज़ मिस जे, सॉरी, मिस जे जो कि बैंकर हैं, उन्होंने चेक ऑनर करने से मना करती हैं, जबकि जो मिस एफ हैं उनके पास सफिशिएंट बैलेंस है। लेकिन मिस एफ को कोई लॉस नहीं होता, मिस एफ केस फाइल कर सकती हैं या नहीं, ये क्वेश्चन है अब। ठीक है, सो पहला इसकी वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजूरिया, जब आप खुद कंसेंट करते हैं इंजरी को तो क्लेम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं एप्लीकेबल है। एंड दूसरा इसकी इंजूरिया साइन डैमनम, दैट इज इंजरी विदाउट डैमेज, यानी लीगल राइट जो है वो वॉयलेट होता है पर किसी भी टाइप का कोई डैमेज नहीं होता है। दूसरा इज डैमनम साइन इंजूरिया, दैट इज डैमेज विदाउट लीगल इंजरी। एंड लास्ट इज रेस इप्सा लोक्यूटर, दैट इज केस जिसमें चीज खुद अपने आप प्रूव करती है नेग्लिजेंस को। सो जो यहाँ पे सिनेरियो अप्लाई होगा दैट इज इंजूरिया साइन डैमनम, बिकॉज यहाँ पे मिस एफ के साथ लीगल राइट जो है वो वॉयलेट हुआ है इवन विदाउट लॉ। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। देन नेक्स्ट इज कि मिस्टर बी ने मिस्टर ए को जो है वो धमकी दी कि उसकी जो गर्दन है वो तोड़ देगा, उसका जो नेक है वो तोड़ देगा। अब यहाँ पे किस टॉर्ट के तहत ये केस जो है वो हो सकता है, ऐसा पूछा गया इस केस में। सो पहला इज फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, मतलब गिरफ्तार करना बिना किसी लीगल रीजन दिए। देन दूसरा इज की असॉल्ट, तीसरा इज बैटरी, या फिर थर्ड फोर्थ वन इज हर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, असॉल्ट। ठीक है, असॉल्ट का मतलब है धमकी या फिर थ्रेट। ठीक है, थ्रेट देना, धमकी देना बिना किसी को किसी भी टाइप की इंजरी कॉज किया। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, असॉल्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज की मिस जे जो है उन्होंने नोइंग ड्राइवर मिस्टर टी वाज अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल, ठीक है, उसकी वजह से कार एक्सीडेंट कर दिया मिस्टर टी ने। और यहाँ पे अब क्वेश्चन राइज होता है कि यहाँ पे कौन सा डिफेंस जो है वो यूज कर सकते हैं। सबसे पहला इज वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया, दूसरा इज एक्ट ऑफ गॉड, या फिर इनएविटेबल एक्सीडेंट, या फिर एक्ट ऑफ नेसेसिटी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है वो डिफेंस को यूज कर सकते हैं, बिकॉज मिस जे को पता था कि मिस्टर टी जो है वो ड्रंकन है। ठीक है, स्टिल उन्होंने मतलब वो उस बस में बैठे थे, सॉरी उस कार में वो बैठे थे, इसीलिए जो ऑप्शन नंबर ए है वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया का कंसेंट टू रिस्क, वो सही ऑप्शन है। Then next is कि Mr. K suffers losses due to noise and smoke from adjacent cotton mill. Examine relevant tort for the case. तो यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई होगा? सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी दैट इज न्यूसेंस वो अप्लाई होगा। एंड न्यूसेंस का मतलब होता है हर ऐसा इंटरफेरेंस जो दूसरे की प्रॉपर्टी यूज करना या कंफर्ट में प्रॉब्लम करता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। देन नेक्स्ट इज की दो बसेस की एक तरह की कुछ टक्कर हुई। ठीक है, उसकी वजह से एक प्राइवेट बस गलत साइड पर थी, लेकिन एक जो गवर्नमेंट बस थी वो तेज चल रही थी। अब यहाँ पे किस टॉर्ट का केस होगा, कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई होगा? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी दैट इज कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस वो अप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों की गलती हो सकती है, इसलिए कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस जो है वो अप्लाई होता है। नेक्स्ट है कि टॉर्ट की डेफिनेशन जो है वो किसने दी है? दैट इज tortious liability arises from the breach of duty primarily fixed by law. This duty is towards persons generally and its breach is redressable by an action for unliquidated damages. ये किसने कहा है? तो ये कहा है विनफील्ड ने। सो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही ऑप्शन है कि tortious liability जो है वो breach of duty fixed by law होता है। देन नेक्स्ट इज की ग्लोकेस्टर ग्रामर स्कूल केस का जो रिलेशन है वो किस मैग्जम से है? सो वो है डैमनम साइन इंजूरिया से रिलेटेड। सो ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है, दैट इज डैमेज विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ लीगल इंजरी। सो आपको टॉर्ट के रेफरेंस में केसेस एज वेल एज डेफिनेशंस को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ के जाना होगा, बिकॉज ऐसे क्वेश्चंस जो है वो बैराक्ट में नहीं मिलते हैं, और ऐसे क्वेश्चंस जनरली एआईबी में पुटअप होते हैं विद रिस्पेक्ट टू दीज सब्जेक्ट्स। सो आप इसकी एक लिस्ट बना के प्रिपेयर कर सकते हैं और उसको
पढ़ के याद करके जा सकते हैं। और द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि मोटर व्हीकल्स एक्ट में जो नो फॉल्ट लायबिलिटी है वो कौन से सेक्शन में प्रोवाइडेड है? सो वो आपको प्रोवाइडेड है सेक्शन 140 में। सो जो ऑप्शन नंबर 1 है वो इसका सही आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट इज़ कि हाउ मेनी कंज्यूमर राइट्स दैट आर आइडेंटिफाइड अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019? सो 8 राइट्स आइडेंटिफाइड हैं, सो इसीलिए जो ऑप्शन नंबर 4 है दैट इज़ द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट इज़ कि कंज्यूमिंग बॉडी जो कंज्यूमर राइट्स प्रमोट करता है वो कौन-सी है? तो वो है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, ठीक है? Which of the following body constituted under the Consumer Protection Act 2019 is authorized to render advice on promotion and protection of consumer rights under the act? So that is Central Consumer Protection Council. Option number 2 is the correct answer. नेक्स्ट इज की कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के सेक्शन 41 के तहत जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन है उसके ऑर्डर पर अपील कहाँ किया जा सकता है? सो वो किया जा सकता है स्टेट कमीशन को, ठीक है? सो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि रेलवे सर्वेंट की जो है वो डेथ हो जाती है किसी बस एक्सीडेंट में। अब यहाँ कॉम्पनसेशन क्लेम जो है वो कहाँ से हो सकता है, ये अराइज होता है। सो इसका आंसर इज मोटर व्हीकल्स एक्ट एज वेल एज जो एम्प्लॉइज कॉम्पनसेशन एक्ट है, दोनों से ही हो सकता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी दैट इज बोथ ए एंड बी आर द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। देन नेक्स्ट इज की अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 ऑफ द मोटर व्हीकल्स एक्ट ऑफ 1988 द टर्म मोटर कैब मीन्स एनी मोटर व्हीकल कंस्ट्रक्टेड और अडेप्टेड टू कैरी not more than how many passengers? So the correct answer is 5 passengers including the driver, ठीक है? सो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इसकी जो नेशनल कंज्यूमर प्रोटेक्शन कमीशन है उसमें कितने मेंबर्स होते हैं? सो उसमें 7 मेंबर्स होते हैं। सो जो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका करेक्ट आंसर है। देन नेक्स्ट इसकी क्लासिकल डॉक्ट्रिन ऑफ एक्ट ऑफ स्टेट का क्या मतलब होता है? सो पहला है कि सॉवरेन एक्ट कांट बी चैलेंज्ड, या फिर जुडिशरी एक्ट कांट बी चैलेंज्ड, या फिर सॉवरेन एक्ट कैन बी चैलेंज्ड, या फिर नन ऑफ द अबव। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए दैट इज एन एक्ट ऑफ द सॉवरेन पावर ऑफ अ कंट्री दैट कैन नॉट बी चैलेंज्ड, कंट्रोल्ड और इंटरफेयर्ड विद बाय म्युनिसिपल कोर्ट्स। यही मतलब होता है एक्ट ऑफ स्टेट का टॉर्ट्स में। देन नेक्स्ट इज की इन torts all persons who aid or counsel or direct or join in the committal of a wrongful act are known as what? So they are known as joint tort feasors. So option number B is the correct answer. Then MC Mehta versus Union of India 1986 का जो केस है वो किस चीज़ से रिलेटेड है? तो वो रिलेटेड है आपका ओलियम गैस लीक केस से, ठीक है? सो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। द नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन जो है वो कब कॉन्स्टिट्यूट हुआ, कब बना था? तो वो बना था आपका 1997 में। सो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है। देन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर लिमिटेशन पीरियड जो है वो क्या दी गई है? तो वो आपको दी गई है 3 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑन विच द कॉज ऑफ एक्शन हैज अराइजन। सो ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज अ करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि जो मैक्सिम है ओबी जुस एबी रेमेडियम, इसका इसके बारे में कौन सा जो गिवन ऑप्शंस है उसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? दैट इज वेयर देयर इज राइट देयर इज रेमेडी, या फिर वेयर देयर इज रेमेडी देयर इज राइट, बोथ 1 एंड 2, या फिर नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 1 है वो सही है, दैट वेयर देयर इज राइट देयर इज रेमेडी। देन नेक्स्ट इज की जो लैटिन वर्ड है इंजूरिया साइन डैमनम, इसका क्या मतलब होता है? नंबर 1 ऑप्शन इज की इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट विदाउट डैमेजेस, या फिर डैमेजेस विदाउट इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट, या फिर बोथ 1 एंड 2, या फिर ऑल ऑफ द अबव। सो ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज लीगल राइट का इन्फ्रिंजमेंट होना, भले ही आपको डैमेजेस हुए हो या ना हुए हो, ये ऑप्शन जो है वो सही है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट इज की जो प्रोविजन है रिलेटिंग टू क्लेम्स ट्राइब्यूनल इज गिवन अंडर विच सेक्शन ऑफ द मोटर व्हीकल्स एक्ट? तो ये आपको गिवन है सेक्शन 165 से लेकर के सेक्शन 175 तक में। देन नेक्स्ट इज की जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 का, ये कब इफेक्ट में आया था, कब फोर्स में आया था, कब लागू हुआ था? तो ये आया था 24 अगस्त 1986 को। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। देन नेक्स्ट इज की इनमें से कौन सा सेक्शन जो है वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का वो डिफाइन करता है टर्म कंज्यूमर को? तो वो गिवन है आपको सेक्शन 21 बी में। सो ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है इस क्वेश्चन का, ठीक है? देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज की व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ द मोटर व्हीकल एक्ट 1988 डिफाइंस द टर्म ओनर? सो इसका करेक्ट आंसर इज सेक्शन 2 क्लॉज 30, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है? ओनर का मतलब होता है हर वो पर्सन जो व्हीकल का लीगल प्रोपराइटर है, और इस एक्ट के सेक्शन 2 क्लॉज 30 में ओनर की डेफिनेशन जो है वो क्लियरली दी गई है। ओनर वो पर्सन होता है जिसके नाम पे व्हीकल रजिस्टर्ड है, या फिर जिसके पोजेशन में व्हीकल है लीगली। सो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है।
देन नेक्स्ट इज कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीडिंग केस ऑन इंजूरिया साइन डैमनम, ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज एशबी वर्सेस वाइट, ऑप्शन नंबर बी। इंजूरिया साइन डैमनम जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक मैक्सिम है टॉर्ट लॉ का, और एंड इट मीन्स लीगल राइट का वॉयलेशन विदाउट एनी एक्चुअल डैमेज, मतलब आपका कोई लीगल राइट जो है वो वॉयलेट हुआ है पर आपको कोई नुकसान जो है किसी भी टाइप का वो नहीं हुआ है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। देन नेक्स्ट इज कि इनमें से कौन सा लीडिंग केस है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी पे। सो जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज रायलेंस वर्सेस फ्लेचर, ऑप्शन नंबर बी। रायलेंस वर्सेस फ्लेचर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का एक लैंडमार्क केस है, एंड इस केस में डिफेंडेंट ने अपनी जमीन पर एक रिजर्वॉयर बनवाया था और रिजर्वॉयर से पानी लीक हो गया और प्लेंटिव की जो कोल माइन है उसमें भर गया था, और यहाँ पे कोर्ट ने डिसाइड किया कि जो भी अपनी ज़मीन पर कोई नॉन नेचुरल यूज़ के लिए कोई डेंजरस चीज़ रखता है वो स्ट्रिक्टली लायबल है अगर वो चीज़ एस्केप करके डैमेज करे तो। सो जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाता है। देन नेक्स्ट इज की जो लैटिन वर्ड है रेस इप्सा लैक्यूटर, उसका क्या मतलब होता है, तो उसका मतलब होता है थिंग्स स्पीक इट्स स्टोरी इटसेल्फ, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाता है, दैट इज द थिंग स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, यानी चीज़ खुद अपनी कहानी जो है वो बयां करती है। देन ये जो मैक्सिम है वो नेग्लिजेंस के केसेस में यूज होता है जब सर्कमस्टांसेस इतने क्लियर होते हैं कि डायरेक्टली नेग्लिजेंस जो है वो प्रूव हो जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द प्रिंसिपल ऑफ कॉमन एम्प्लॉयमेंट वाज इवॉल्व फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है, तो ये इवॉल्व हुआ था आपका प्रीस्ली वर्सेस फॉलर के केस में, दैट इज 1837 का ये केस है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये लैंडमार्क इंग्लिश केस है जिसमें पहली बार ये प्रिंसिपल इवॉल्व हुआ, एंड इस केस में एक बुचर का सर्वेंट इंजर हो गया था क्योंकि जो वैन थी वो ओवरलोडेड थी, और कोर्ट ने डिसाइड किया कि एम्प्लॉयर लायबल नहीं है क्योंकि फेलो सर्वेंट जो है उसकी यहाँ पे गलती थी, उसकी मिस्टेक थी। देन नेक्स्ट इज की कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कंप्लेनेंट की जो डेफिनेशन है वो कौन से सेक्शन में दी गई है, तो वो आपको दी गई है सेक्शन 2(1)(b) में। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। कंप्लेनेंट होता है वो एक कंज्यूमर हो सकता है या फिर कोई भी रजिस्टर्ड कंज्यूमर एसोसिएशन या सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट, इनमें से कोई भी हो सकता है। बेसिकली कंप्लेनेंट वो पर्सन होता है जो कंज्यूमर फोरम में कंप्लेंट जो है वो फाइल करता है। देन नेक्स्ट इज की इंग्लिश केस रायलैंड वर्सेस फ्लेचर लेड डाउन अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल, कौन सा रूल, तो उसने ले डाउन किया था स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के रूल को, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का रूल नहीं गिवन है, ठीक है। तो लेकिन आपको एक बात ध्यान देनी है कि इंडिया में लेटर जो केसेस है उसमें स्पेशली एमसी मेहता वर्सेस इन ऑफ इंडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने एब्सोल्यूट लायबिलिटी का जो प्रिंसिपल है वो डेवलप किया था, जो कि रायलेंस वर्सेस फ्लेचर के स्ट्रिक्ट लायबिलिटी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में कुछ डिफरेंसेस अवेलेबल होते हैं जैसे कि एक्ट ऑफ गॉड, कंसेंट एक्सेट्रा, लेकिन एब्सोल्यूट लायबिलिटी में कोई भी किसी भी टाइप का डिफरेंस जो है वो नहीं होता है, ठीक है। तो एक्चुअली इस क्वेश्चन में थोड़ी सी कंफ्यूजन है क्योंकि रायलेंस वर्सेस फ्लेचर स्ट्रिक्टली स्पीकिंग स्ट्रिक्ट लायबिलिटी स्टैब्लिश करता है, ना कि एब्सोल्यूट लायबिलिटी। बट अगर ऑप्शंस में से चूज करना है तो क्लोजेस्ट आंसर ए होगा, दैट इज एब्सोल्यूट लायबिलिटी। बट स्टिल अगर आपको ऑप्शन में कहीं पे भी स्ट्रिक्ट लायबिलिटी मेंशन दिखे तो आप उसी को मार्क करके आए, बट इस क्वेश्चन में आई बिलीव कि कुछ ऐसे मतलब दिक्कत है इसीलिए यहाँ पे, या मे बी ऑप्शंस इसमें गलत दे दिया गया होगा क्वेश्चन पेपर में, तो इसीलिए यहाँ पे वो पर्टिकुलर ऑप्शन नहीं मेंशनड है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के सेक्शन 27 के अंडर नेशनल कमीशन के ऑर्डर के अगेंस्ट जो है वो अपील कहाँ की जाती है, कौन से कोर्ट में। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन इज दैट इज ऑप्शन नंबर बी, सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। सेक्शन 27 ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में ये प्रोविजन था कि नेशनल कमीशन के ऑर्डर के अगेंस्ट अपील सुप्रीम कोर्ट में फाइल की जा सकती है विद इन 30 डेज। देन नेक्स्ट इज की टॉर्ट ऑफ कॉन्स्पिरेसी में कॉम्बिनेशन का जो पर्पस है वो क्या होना चाहिए, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कॉज डैमेज टू द विक्टिम, ठीक है। टॉर्ट ऑफ कॉन्स्पिरेसी के लिए कॉम्बिनेशन का मेन पर्पस विक्टिम को डैमेज कॉज करना होना चाहिए। अगर लोग अपने लेजिटिमेट बिजनेस इंटरेस्ट के लिए कंबाइन होते हैं और इंसिडेंटली किसी को लॉस होता है तो वो कॉन्स्पिरेसी जो है वो नहीं होती है। देन नेक्स्ट इज कि मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में स्टेट गवर्नमेंट का पावर टू कंट्रोल रोड ट्रांसपोर्ट ये किस सेक्शन में दिया गया है। सो ये आपको दिया गया है सेक्शन 68 ऑफ द मोटर व्हीकल एक्ट ऑफ 1988। सेक्शन 68 जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को ये पावर देता है कि वो रोड ट्रांसपोर्ट को कंट्रोल और रेगुलेट कर सके। इस सेक्शन के अंडर स्टेट गवर्नमेंट वेरियस रूल्स और रेगुलेशंस जो है वो बना सकती है रिगार्डिंग ट्रांसपोर्ट परमिट्स, रूट फिक्सेशन, फेयर स्ट्रक्चर, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एक्सेट्रा,
ठीक है। तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड विद आर दिस टॉट लेक्चर, ठीक है, डिस्कशन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस एआईबी थिंग। अब हम लोग मिलेंगे अगली किसी वीडियो में, ठीक है, जिसमें हम किसी दूसरे सब्जेक्ट के एआईबी से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।